बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाग सर। ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो पहले उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर ढेर सारी आपसे बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है हमारे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक और खैरियत से तो हमारे देखने वाले और वोट करने वाले होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली आ गए वो तमाम दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि अगर आम आवाम की बात की जाए तो अवामी मैंडेट के लिए तमाम तर सियासी पार्टीज़ का जो भी मंशूर है, नैरेटिव है, उससे हट के भी आम आवाम अब यही चाहती थी। क्योंकि आप तो चूँकि फील्ड में भी रहते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है कि आम आवाम का मुतालबा भी अब यही था कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। और 8 फरवरी की हतमी तारीख जो है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई तो तमाम एम्बिग्विटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद अब जो है वो कागजात नामजदगी से लेके नोटिस तक तमाम तर सिलसिला जो है बाकायदा तौर पर इंतखाबात को लेके अब शुरू हो चुका है। और ये गहमा गहमी जो है वो आप देख सकते हैं, कोई जेल में है, कोई जेल से बाहर है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क के अंदर है। लेकिन इन तमाम तर सिचुएशंस में जो नैरेटिव है और जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के मुख्तलिफ हल्के हैं उसके नाम जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की तरफ से अनाउंस किए जा रहे हैं। कल जेल से ही PTI चेयरमैन इमरान खान ने ये ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। जबकि लाहौर में अगर बात की जाए शहबाज शरीफ की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, मरीम नवाज की, तो इन तमाम तर लोगों के हल्के और कागजात नामजदगी जो है उसके भी अब आने की खबर आना शुरू हो गई है। तो हरमीत इस सारी सिचुएशंस में हम तो काफ़ी ज़्यादा आप करंट अफेयर का प्रोग्राम निकाल ले, न्यूज़ निकाल ले, मॉर्निंग शो निकाल ले, कोई घर की एक चाय की गॉसिप निकाल ले, तो इलेक्शन और इंतखाबात को लेकर ही बातचीत की जा रही है। पर हम तो देखिए सारी बात है सोहा, अगर हम इस इंतखाबात की बात करें तो बहुत सारे हवाले से, चाहे हम आम आदमी के साथ बैठते हैं और जब आम आदमी की जो बातें हैं, क्योंकि वैसे कहा जाता है हमारे मुल्क में कि ताकत का सरचश्मा आम आदमी ही है, लेकिन अगर हम सूरत हाल को देखें तो कहीं ना कहीं हर तरफ जो है लोग जो हैं वो भी किसी न किसी तजुर्बे में मुब्तला है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो चाहे वो इलेक्शन की हल्का बंदियों पर एतराज़ात हों, दीगर चीज़ों पर मामलात हों, तो ये इलेक्शन बहुत हटकर है। और हटकर ये कि कहीं ना कहीं जो जितने भी बुजुर्गों के साथ हम बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये 70 की याद जो है वो ताज़ा दोबारा कहीं ना हो जाए। सो सूरत हाल कहीं ना कहीं वो भी नज़र आती है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि गहमा गहमी है, टिकट होल्डर्स के साथ साथ बहुत सारी गिरफ्तारियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो भी हमारे सामने हैं। तो इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो वाकई में तमाम तर जमातें एक्टिव भी हैं और कोशिश की जा रही कि जितने इलेक्टेबल्स हैं या जहां जहां उन्होंने टिकट्स दिए हैं वहां पे कैसे जल्द से जो है रैलियां निकाली जाएं। तो सारी सूरत हाल को भी देखा जा रहा है और बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो है वो भी हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, जहां उनके कैंडिडेट्स जैसे जाते हैं, कागजात नामजदगी वसूल करते हैं तो वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठवा दिया जाता है। तकरीबन 63 के करीब लोगों पर जो है अब उन पर आपको पता है कि उन पे उनकी गिरफ्तारी और उनके जो नामजदगियां हैं उनको भी मुस्तरद करने के हवाले से फैसला आ रहा है जल्द। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त PTI के लिए तो मुश्किलात हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं तो कोई बड़ा मजमा जो है हमने ना देखा और ना इसी तरह पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को तो हम ये देखते हैं कि वो मैदान में बड़े एक्टिव भी नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कवर किया। फिर इसी तरह अब दीगर खासकर सिंध पर उनका काफ़ी फोकस था। लेकिन नून लीग की अगर बात कीजिए, मरियम हमें कहीं ना कहीं एक्टिव तो नजर आई, लेकिन जिस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था, आम आदमी के साथ बैठ के और सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, उसी तरह हमें, हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार भी बहुत लोग कर रहे हैं, उनके चाहने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मियां साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उसी तरह मुहिम जिसका वो आगाज़ किया करते थे माजी में, आपको 90s की जो पॉलिटिक्स थी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी, वो बैठा करते थे आम आदमी के साथ। और काफ़ी इसके हवाले से काफ़ी सियासी पार्टीज जो है वो ये गिला और शिकवा बर वक्त कर रही हैं, और वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं मिल रही, और जो है वो हम देख रहे हैं कि फेवरेटिज्म का मुजाहरा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। खैर सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? All good, all good, all good, all good. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर आप मुझे बस ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके लिए क्या है? हर सियासी पार्टी तो उसको अलग तरीके से डिफाइन करती है, आप क्या समझते हैं ये है क्या जिसका इतना राग अलापा जा रहा है? ये वो लफ्ज है कि आज तो आपने खुशखबरी दे दी कि इलेक्शंस होंगे, ये हो रहा है, डेट होगी, हर चीज। ये वो लफ्ज है जब इलेक्शंस के बाद
इसी पर एक बहुत बड़ी बहस होगी टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं करने इन इलेक्शंस को, मैं आपको गारंटी करता हूँ। एंड जब वो होगा फिर हम अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको मिली थी, उसको नहीं मिली थी, उसको ये हुआ। अब बात बिल्कुल सही है, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, इस वक्त पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब बात यह है कि अगर तो हम जमहूरियत चाहते हैं ईमानदारी के साथ, अगर तो हम जमहूरियत चाहते हैं तो सब फील्ड में आए और आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा इन जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक सारे मीटिंग कर ले कि जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि और ये एक्सेप्टेंस नहीं हो, क्योंकि एक पार्टी हो या दो हो, तीन हो, इन्होंने शोर मचाना है। आफ्टर 70 इलेक्शंस उसमें भी अब नुक्ते उठ रहे हैं, लेकिन आफ्टर द 1970 इलेक्शंस मुझे बता दो, टेलीविजन तो इतना नहीं था, ये तो लेके आगे जनरल मुशर्रफ, लेकिन उस बाद आप देख लो, आपने कहीं भी कोई डिबेट, कंस्ट्रक्टिव डिबेट देखी नहीं? वो चोर, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो चोर, दिस इज इट। और इसको हम खुदा के लिए, पाकिस्तान के सेक के लिए इसको साइड पे रख लें और ये कहें भाई जो भी रिजल्ट आएगा हम आपके साथ हैं, और अगर आप जीते हैं हम आपकी मदद भी करेंगे, हम आपके साथ फिर भी रहेंगे। ये स्पिरिट अगर होगी तो पाकिस्तान आगे जाएगा। ये स्पिरिट नहीं है तो ये एंडलेस डिबेट है ये, क्योंकि ये वो वक्त नहीं। मीर साहब अगर हम देखें, मीर साहब जो चीज़ हमारे सामने आ रही, जो फुटेज आ रही है हमारे सामने, आपने सियालकोट में देखा कि एक बुजुर्ग खातून को जिस तरीके से खींचा गया, उसमें जो डीपीओ शामिल है हसन साहब, जिसको शाबाशी भी कहीं ना कहीं मरियम नवाज ने दी थी। ऐसे में कल जो फुटेज हमारे सामने आई, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जिनके वकला की अगर मैं बात करूं NA 163 की या दीगर इलाकों की, तो वहां पर जिस तरीके से वो नॉमिनेशन कागजात लेके जैसे निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो 9 मई में मुलविस हैं, बाकायदा उनका ट्रायल भी होना चाहिए, उनको साइड लाइन पे कर लेना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं है तो इस किस्म का क्रैकडाउन बड़ा असर नहीं डालेगा सर इलेक्शन पे? ये जो आदमी या कोई शख्स इस तरह की हरकत कर रहे हैं, they are not Pakistanis. I won't call them Pakistanis. They are working against the interest of Pakistan. हम जब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, हम कैसे किसी को इस तरह तशद्दुद करें या गिरफ्तार उनको विदाउट एनी रीजन, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब नॉमिनेशन पेपर्स आप कर रहे हैं, और इनको इनकरेज करना और इनको कहना शाबाश, मेरी नजर के अंदर वो पाकिस्तानी नहीं कर सकता, कभी भी वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जब आप खुद कहते हैं जमहूरियत और जमहूरियत को आप मार रहे हैं, वहां कैसे हो सकता है? मुझे बता दें, ये नहीं हो सकता। और इसमें क्या है, चलो ये तो हो गया इंसिडेंट, आप इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या ख्याल है? आपको नहीं पता यहाँ जो आपकी जो 126 किस्म की जो एम्बेसीज हैं, डोंट यू थिंक दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन? डोंट यू थिंक इनके जो फॉरेन डिस्पैचेस हैं अपनी गवर्नमेंट्स को नहीं भेजते कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? दे सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस के ऊपर आपके साथ रिलेशंस भी कायम किए जाते हैं या बढ़ाते हैं, या बायलैटरल्स को उनको आप देते हो। तो इस तरह नहीं काम चलेगा। अगर तो आप गलत किया, ये रिमेंबर, नो वन विल हेल्प पाकिस्तान। हमने बहुत भी मांग ली, फ्लड्स में भी मांग ली, अर्थक्वेक्स भी मांग ली, डिजास्टर्स, अब आपकी मदद नहीं करेगा। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, इस चीज को भी ऐड कर ले कि चले हमने जो माजी में किया, अब हर जो सियासी पार्टी है वो अपना दौर जो है वो कहती है सुनहरा तरीन दौर है, हमने ये किया था, हमने वो किया था, वो चीजें फिंगर टिप्स पे गिनवा देती हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या समझते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, निगरान हुकूमत, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि आपने ट्रांसपेरेंसी मेक श्योर करनी है कि आपके इंतखाबात जो है वो इस तरह से हो, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है? देखिए ना, इलेक्शन तो होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए हैं कि जो पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में आई थी, उसके मुताबिक आप अदलिया को भी शामिल करें ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ, तो पहले ही इस चीज का ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, फ्यूचर में आप इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पार्टी कहती है हम ये करेंगे, हमारा सुनहरा दौर और ये, और अपनी बातें करते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, अच्छी बात है, आप बताएं, लेकिन आप काम के बिल्कुल जरूर आवाम को बताएं, आपका हक है। लेकिन अगर आप इसी चीज को एक टर्मोइल के अंदर अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप कौम को डिवाइड कर रहे हैं। वोट है, उसको आप वोट को नहीं तोड़ सकते। नवाज शरीफ का वोट है, आप नहीं तोड़ सकते। ज़रदारी का वोट है या पीपल्स पार्टी, आप नहीं तोड़ सकते। पीटीआई का वोट है, नहीं तोड़ सकते। इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट
एक तो फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी के अंदर, दूसरा बैड इंप्रेशन इंटरनेशनली, तीसरा आपके अंदर फिर वो ये पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा। देखो ना, आपको चाहिए मुझे वो सवाल करें, अच्छा जी मुझे बताएं एम्प्लॉयमेंट कैसी जा रही है, मईशत कैसे बढ़ रही है, आम आदमी की हम बात करते हैं उसका क्या होगा, गरीब आदमी किस तरह सरवाइव कर रहा है, तेल किस तरह है, पानी किस तरह है, मीटर किस, ये आपने सवाल करना, ये तो हम कर ही नहीं रहे। गरीब आदमी गरीब नारे हम सब लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल इनकी बात कोई नहीं कर रहा। मीर साहब, अगर हम देखें, एक तो आसरीन इस बार जो है वो नहीं आ रहे, आपके पास भी खबर होगी और जो हालात हैं इन हालात को देखते हुए, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उसी तरह जो हमें 90s में बड़ा एक्टिव नजर आते थे, लेकिन उनका एक बयान जब आता है, दो बयान आते हैं, एक बयान जब लंदन से आता है तब जाके शहबाज शरीफ की दौड़ लगती है, अब जो बयान आया तो उसके बाद थोड़ा सा जो है फिर इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव आपने देखा कि बाप पार्टी से गए साबिक वजीर दाखिला जो है वो जाके पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। क्या ये इशारों पर ही सारा कुछ चलेगा कि जहां कुछ सख्त बयान आएगा तो कहीं वहां से उठ के इलेक्टेबल्स कहीं और चले जाएंगे? हरमीत, वैसे आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसी को हम पीछे मीर साहब के सामने रखेंगे, उनका कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आपकी सिचुएशन में एक और चीज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो चले हम फॉर द टाइम बिंग फुर्तियों की बात करते हैं और एट द सेम प्लेस इस चीज़ की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अनरियलिस्टिक सा जो एक अप्रोच होती है तमाम सियासी पार्टीज़ की जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं, आपका जो नैरेटिव होता है वो कितना हकीकत पसंद है, ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर नून लीग है वो अब वफामत की और सियासत पैरेलल साथ लेके चल रही है, ये कहीं ना कहीं मुज़ाहमत भी नज़र आती है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा ये कहा है कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। एट द सेम प्लेस आसिफ अली जरदारी जो है वो मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और ये दोनों जो है बयानिए एक ही पार्टी में चल रहे हैं। रही से एक असर जो है वो नहीं आने वाली पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान को देखें ना आपके, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप हमें मुंतखब करेंगे, हमें वोट देंगे तो हम 300 ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर इलेक्टेबल्स की बात की जाए, माजी में इलेक्टेबल्स की तरफ बहुत ज्यादा देखा जाता था, लेकिन इस बार जितने भी नुमाइंदे, जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जिन से हमारा राब्ता होता है, सुनते हैं, उनके हवाले से जो खबरें आती हैं, तो इस वक्त इलेक्टेबल्स के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात पहली बार इस बार देखा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलात उनके हलकों में बनती चली जा रही है। सूरत हाल आम आदमी उसी तरह परेशान है, उसको समझ नहीं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो जो वोट जिसको कास्ट कर रहे हैं क्या वोट उसी को मिलेगा। तो ये सूरत हाल, ग्राउंड की रियलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है। जो हम इधर बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब हमने जलसे देखे, बहुत सारी रैलियां देखी, वो आपके सामने है कि बाकायदा हमारी इंतजामिया जाके वहां पे कुर्सी भी ठीक करते हमें नजर आती, स्टेज के जो स्पीकर है वो भी ठीक करते हुए नजर आते, लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद अवाम उसी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट इस सारी चीजों में नहीं कर रही है। तो इससे अंदाजा होता है कि इस वक्त अवाम का मूड क्या है और हुकूमत, इस वक्त की जो हुकूमत है वो किस तरह, उसका झुकाव किस तरफ है। फिर इस किस्म की जो गिरफ्तारी है, इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान इस हुकूमत का होगा, आने वाली हुकूमत का होगा, क्योंकि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक गुस्सा है, एक गम है, एक दुख, एक तकलीफ है कि आपने जहां जहां जो लोग हैं वो जब निकलते हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, तो उन पर जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है तो उनके भी खानदान जुड़े लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के वक्त किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत रिलीफ होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और फिर जाहिर बात है, मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नवाज शरीफ साहब का अपना एक बैंक वोट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पंजाब में वो जब से आए हैं तो उनका जो वोटर है वो दोबारा एक्टिव हो गया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब उसको कैसे कैरी करते हैं, क्योंकि काफी अरसा वो ग्राउंड से बाहर रहे, मैदान में दोबारा वापसी नहीं हुई। फिर हमने देखा कि मरीम नवाज साहब ने बड़ी कोशिश की, कुछ जगहों में वो कामयाब हुई, लेकिन उसी तरह वो कैरी नहीं कर पा रही। तो बहुत सारे मसाइल इनके लिए भी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर, सिंध में अंदर उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात ये हैं कि मुख्तलिफ जो अभी इत्तेहाद हुए हैं और होने वाले हैं, एक तो वो मुश्किलात है, फिर अंदरूनी सिंध में सैलाब के मामला को अगर देखा जाए, आ गए हैं उनसे ये सवाल जरूर उनके आगे पुट करें जो आप पहले कर रहे थे। प्लीज आस्क हिम। जी मीर साहब, मेरा सवाल ये कि अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात करें, हमने देखा कि इलेक्टेबल्स और खासकर बाप पार्टी के हवाले से जब इशारा मिला तो वो सारे शामिल हो गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का फिर एक बयान आता है, हल्का फुल्का सा बयान आया पाकिस्तान में, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ बाप के लोग दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। क्या ये इशारा मिलता है कि अगर दोबारा तुम आओगे और वहां इशारा दोगे जहां लंदन से आपने इशारा दिया तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? नवाज शरीफ की बात करते हैं, नवाज शरीफ मेरा बहुत पुराना दोस्त है, सियासत से पहले का दोस्त।
हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली है, जी सर। गप्पे लगाई, चीज की है, बड़ा अच्छा आदमी है और मैंने इनको देखा है एज अ डूअर, ये कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेंड एंड एज अ जर्नलिस्ट मैं यही कहूंगा, आपने अगर आगे जाना है अपनी टीम को रिशफल करें। आपके पास 3 दफा आए हैं दौर, ये क्यों हुआ है कि आपके साथ ये 19-20 हो जाता है? मैं कहता हूँ भी हो जाती है। बिल्कुल। ये इसलिए है कि कई लोग आपकी कैबिनेट के अंदर काम नहीं करते, कई लोग बिल्कुल लोगों से वो कहते हैं ना इनविजिबल हो जाते हैं। यही मैंने पीपल्स पार्टी में भी देखा है कई दफा, यही मैंने पीटीआई में भी देखा है कई दफा। ये जो भी लोग हैं ये इनविजिबल होते हैं, इनको चाहिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखे एज लीडर्स। और इस मुल्क में इतने जलसे होते हैं, मुझे बता दो, अब तो आपका वर्चुअल जलसा भी शुरू हो गया। यस यस। क्वेश्चन इज कि जब तक आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिस तरह मिस्टर भुट्टो करते थे वो उसी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आवाम खुश हुई हुई है हर पार्टी की तरफ से। ये ना आप किसी एक पार्टी को सिंगल आउट ना करें, हर पार्टी की तरफ से अवाम बिल्कुल मायूस है, बिकॉज डिलीवरेंस कोई नहीं है। डिलीवरेंस क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास मार्केट कंट्रोल कोई नहीं है। मार्केट कंट्रोल क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर आप मार्केट को जरा स्ट्रिक्ट करेंगे आपका वोट बैंक खराब हो जाता है, आपको वोट नहीं मिलते। ये आपने इत्तेहाद की बात की, इत्तेहाद क्यों करते हैं भाई? आप अकेले आओ, क्या जरूरत है? क्या इसके सहारे से बैसाखियों के साथ आपने इलेक्शन जीतना? नो, अकेले आओ, आपका अपना नजरिया है हर पार्टी का। व्हाई डू यू नीड अलायंसेस? और भाई जिनके साथ अलायंसेस हैं वो ये करेंगे, वो आपसे, आप उनको हड्डी फेंकेंगे, वो हड्डी खा लेंगे, उनको छोटी छोटी वजारतें दे देंगे। अच्छा पीयूष साहब, इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम से इंटरेक्शन के लिए आवाम में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे बात करेंगे तो उनके बारे में बात कर सकेंगे, लेकिन जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की बात करें तो कितने आप समझते हैं कि अनरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी सियासी लीडर्स की और सियासी पार्टीज़ की? तहकाम पाकिस्तान पार्टी इज़ आप कह सकते हैं पार्ट 2 पीटीआई एज वेल, अगर कहा जाए, अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट आपको मुफ्त देंगे अगर आप हमारा इंतखाब करेंगे तो आप किस तरह से देखते हैं कि हम क्या नैरेटिव बिल्ड करके इंतखाबात में उतर रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान हो? ये लॉलीपॉप है, हम फ्री देंगे। और भाई किसी ने तो बिजली को पे करना है ना, तो आप यहाँ फ्री देंगे, आप इनको कोई और टैक्स लगा के ले लेंगे। पैसा तो आपने उसको बिल्कुल इस तरह करना है कि आप नुकसान में ना जाए। ये जो सेलें लगती हैं दुकानों पे, आप ले लो, यू रियली थिंक ये सेल है? नो, इट्स नॉट। ये तो परसेंटेज है प्रॉफिट का जो नीचे कर रहे हैं। नो सच थिंग एज सेल। ये सब एब्सोल्युटली लॉलीपॉप है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं 300%, उसको ये कॉस्ट में लेके आ जाते हैं कि ताकि इनका नुकसान ना हो, और आप इसको वो फिर भी नफे के अंदर बेच देते हैं। तो ये एक गिमिक होता है, ये पॉलिटिकल गिमिक भी है, गिमिक्री है। ये एक आम सा सवाल है, आम आदमी भी जानना चाह रहा है। सर, आप बहुत करीब रहे हैं बड़े बड़े लीडरशिप के साथ, और कहीं ना कहीं सहाफत में एक ज़बरदस्त किस्म से आपका एक अपना एक अंदाज है, लिखते भी हैं और प्रोग्राम भी आप करते हैं। सर, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं या हमसे थोड़े बड़े बड़े जो होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि 70 वाला इलेक्शन जो है, कहीं ना कहीं उसकी याद दोबारा ताज़ा होने जा रही। सर, अगर ये इलेक्शन होता है और जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो सर क्या ये जो आने वाली गवर्नमेंट है, क्या वो आपको चलती हुई नजर आएगी? सर देखिए, इलेक्शंस जो है ना, ये आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ले लो, ये ट्रंप के और बाइडेन के हुए थे, आपने देखा नहीं इल्जाम आ गए थे कि हैकिंग हुई है, वोटों की चोरी हुई है, ये अगर अमेरिका जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं वहां है, ये क्या बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज होती है लेकिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। मैंने पावर में आना है, मैंने जब पावर में आना है, लेकिन मैंने करना कख नहीं, क्योंकि अगर मैं पावर में हूं, अगर मैं कुछ कर जाऊंगा तो लोग आपको दबा के वोट देंगे। अगर मेरा कॉन्फिडेंस अवाम में है तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ये चीज नहीं है। इसीलिए जो आपने पहले सवाल किए इत्तेहादी, और भाई कोई इधर से आए बैसाखियों पे खड़े हो जाओ, मैं जी गया हूं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर आपके पास 10 वोट है ईमानदारी के, आप बहुत बड़े लीडर हैं। अगर आपके पास 1000 वोट है चोरी का और मैनिपुलेशन का, यू आर नॉट अ लीडर। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपने अपने आप को जब धोखा देना बंद कर देंगे तब आप अवाम की बात करेंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब, आप, मैं, पूरा इंटायर मीडिया एक चीज का गिल्टी है, हम गरीब आदमी को लेके आते हैं टीवी पे, मुझे बताओ, नहीं लाते।
क्योंकि ठीक, वो बिल्कुल जो ठीक। इस नहीं वक्त कोई, हम तो उसको लेके आते हैं जो कि चमचे होते हैं, ओ जी मेरा लीडर ये तो मेरा लीडर ये Yes, yes, ये true. आपको लॉलीपॉप दे देते हैं। चलिए लीडर सर, की कुछ आपकी और तरफ से ये True, sir, वेकअप true, कॉल sir. जो है हो मोस्ट प्रोबेबली ये आवाम तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू। और हमारे के लिए ऑल दो के इंतखाबात की सेल जो है वो मुल्क पाकिस्तान में लग चुकी है, तो आप जो है वो गुमराही का शिकार ना हो। आपका वोट बड़ा महंगा वोट है, तो इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क को हम कहते हैं मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क, जहाँ पर इस्लामी इक़दार की बात की जाती है और बोलबाला होना चाहिए अदलो इंसाफ का। लेकिन ये आवाज़ जब हमें किसी गैर मुस्लिम मुल्क से आती है, तो यकीन करें उस लम्हे हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह के इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बात की जाए मुख्तलिफ ऐसी केसेस की, शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2015 में चले जाते हैं, जहाँ पर हम वीडियो स्कैंडल केस जो कि कसूर से शुरू हुआ, 2 से 3 साल हम मीडिया पर उसका फॉलोअप करते रहे, सोशल मीडिया पे बात करते रहे। उसके बाद हमने देखा कि नूर मुकद्दम कत्ल केस हमारे सामने आया, और उसके बाद फिर सारा इनाम और एक के बाद एक ऐसे केसेस जो है वो सामने आते चले जाते हैं, जिस पर हम ये मुतालबा करते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, के सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा कोई और सज़ा जो है वो कंसीडर ना की जाए। लेकिन कल के रोज़ एक और केस हमारे सामने आया। इटली की अदालत में एक फैसला सुनाया गया हरमीत, और वो फैसला ये था कि समन अब्बास के कातिल उसके अपने ही माँ बाप और अंकल निकले, जिस पर रिकॉर्ड मुद्दत में इटली में ये फैसला अतालवी अदालत ने सुनाया, जिसमें जो है वो उम्र कैद उसके बाप को सुनाई गई है, जबकि उसकी माँ जो है शाजिया शाहीन। सोहा, बहुत सारे केसेस हैं। अगर बाहर दुनिया की बात करें, बहुत सारी अदालतों की अगर आप बात करें, तो मैं आपके सामने फ्रंट पे बैठा शख्स हूं जिसके भाई को 4 साल पहले बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंटरनेशनल मीडिया पे ये केस उठा, पब्लिक न्यूज़ ने उठाया, इंटरनेशनल मीडिया और बड़े बड़े इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया में एहतजाज भी हुए, सिखों ने एहतजाज भी किए। उसके बावजूद मुल्जिमान जो हैं वो मुझे धमकियां देते रहे, अब तक धमकियां देते रहे। तो आपकी अदालतों में मैं चक्कर काट काट के थक गया हूँ। वो आके बड़े क्लाशनकोफ वगैरह के सामने आके खड़े होते हैं अदालत के सामने, कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता। बात ये और केसेस छोड़ दें, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो जो केसेस नूर मुकद्दम का, या ये 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटीज वगैरह ने अपने एक रोल निभाया, लेकिन अदालतों की सुस्त रवि आप देखें कि चाहे आप सेशन कोर्ट में जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, आगे आप हाई कोर्ट्स की तरफ जाती हैं, कोई देखने को तैयार ही नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस साहब अगर देखें 56,000 से ज़्यादा ऊपर केसेस पड़े, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन वो केसेस जहां पे आपको पता है कि जहां पे अदालतों को पब्लिसिटी मिलती है, टीवी पे वो केस आना है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। सो बहुत सारे ऐसे केसेस की तादाद है, बेचारे रुल रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है किसी का। और जिन्होंने कत्ल कराए, आप हमारे देख लें, बहुत सारे से दोस्त, मीडिया से रिलेटेड दोस्त थे जिनके कत्ल हुआ, तो एक बहुत तवील लिस्ट बनती है जिसमें रिलीफ मिलता है सिर्फ मुल्जिमान को। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तारीख पे तारीख ना, ये एक डायलॉग नहीं है, ये एक अलमिया है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम का। लेकिन अब जो केसेस हमारे सामने है उसको अपने पैनल के सामने हम रखेंगे। बात दरअसल हमने समन अब्बास के इस केस की करनी है, जिसमें अतालवी अदालत ने सज़ाए मौत जो है उसका फैसला, उम्र कैद का फैसला जो है वो उसके वालिदैन को सुनाया है। लेकिन सारा इनाम कत्ल केस की अगर हम बात करें, तो इस पर भी एक फैसला 2-4 दिन पहले हमारे सामने आया, जिसमें मुजरिम शाहनवाज ने सज़ाए मौत का फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया है। तो ये फैसला जो हमारे सामने आया है, क्या ये फैसला मंतकी अंजाम तक तो पहुंचा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो रुकावट पहले ही चैलेंज के तौर पर सामने आ गई है। तो इस सारी सिचुएशन में क्या हो सकता है, और हम क्या देख रहे हैं कि फैसला कब तक पहुंच जाएगा उस पॉइंट तक जहां पर हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। इस्लामाबाद से नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, और फैसल साही ने कहते हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अली खलील गुजर हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अली, आप ब्रीफली ज़रा इसको बता दें कि अगर हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है कि डेथ सेंटेंस अगर सुनाई गई है, या सज़ाए मौत है, या उम्र कैद है, इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या लगता है कितने टाइम में इसकी हो जानी चाहिए फौरी? जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में नो डाउट कि जो आपके गिले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जुडिशल सिस्टम इसमें अभी बहुत सी मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ऐसे केसेस का जिसमें ख़वातीन के साथ ख़ासतौर पर रेप का मामला आता है, इस तरह के ऐसे केसेस में इस टाइम हमारा जुडिशल सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि बहुत एक्टिव है। इसके अगर मैं आपको ब्रीफली इसमें थोड़ा सा बयान कर सकूँ कि समन अब्बास केस जो भी इटली में आया, इनका कत्ल होता है 1 मई 2021 को, और अब ये गुज़श्ता रोज़ इनको यानी इन पेरेंट्स को सज़ा होती है
इट्स मीन कि तकरीबन से 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। जबकि उसके कंपैरेटिवली अगर आप नूर मुकद्दम केस देखें, एक कत्ल होता है 20 जुलाई 2021 को और सजाए मौत 24 फरवरी 2022 को सुना दी जाती है, यानी तकरीबन 7 माह के अरसे में ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह सारा इनाम अगर आप केस देखें तो ये कत्ल होता है 23 दिसंबर 2022 को, और ये ठीक 11 माह और कुछ दिन में इसको सजा सुना दी, यानी अभी 1 साल नहीं हुआ, अभी हम 21 दिसंबर है आज, अभी 1 साल होने में 2 दिन बाकी हैं और इनको सजाए मौत और साथ 10 लाख रुपए जुर्माना सुना चुकी है कोर्ट। तो कंपैरेटिवली दूसरे केसेस के निस्बत ऐसे केसेस में हमारा जुडिशियल सिस्टम मैं समझता हूँ कि बहुत एक्टिव है। अच्छा अली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए आप बात सुने, हम इसको रिकॉर्ड मुद्दत इसलिए कह रहे 2021 में वाक़या हुआ, 2022 में जो है वो बच्ची की बाक़ियात मिली, 2023 में इसका फैसला सुना दिया गया, पाकिस्तान के किसी गाँव से ले जाकर ये फैसला सुना के जो है वो उम्र कैद सुनाई गई उसके बाप को, जो कि माँ भी रूपोश है। लेकिन चलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट में अपने करंट जो केसेज है उसकी बात कर लेते हैं। सारा इनाम का जो केस है, फैसल शाही इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि डेथ सेंटेंस जो है वो तो सुना दी गई है, हमें पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक रिव्यू आ रहा है उसके मुताबिक और अदालती फैसले के मुताबिक कब तक हो जाएगी? देखें, बिल्कुल जो ट्रायल कोर्ट है उसने तो सजाए मौत सुना दी है, लेकिन आप भी जानती हैं कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है सजाए मौत के फ़ैसले को। अभी ये समाअत के लिए मुकर्रर तो नहीं हुई, लेकिन यकीनन जो उसमें ग्राउंड्स या जो उसकी बुनियाद बनाई गई है, जो प्रेयर्स की गई है, उसमें ये कहा गया कि ये सारा एक मुकदमा गढ़ा गया है। लेकिन 19 गवाहों के बयान इस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के सामने आए। नूर जो सारा इनाम की जो सास थी उन्होंने भी गवाही दी कि उनके सामने ये सारा वाक़या पेश हुआ, किस तरह लड़ाई झगड़ा पेश आया, कत्ल किया गया। लेकिन अब ज़ाहिर अपील का हक़ तो किसी भी मुजरिम को होता है, तो बड़ी अदालतें देखती हैं, सारे उस प्रोसेस को देखेंगी, ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को देखेंगी, वो जो गवाह हैं उनके जो बयानात हैं उनको देखेंगी। तो इम्प्लीमेंट ज़ाहिर अब अपील का हक़ तो होता है, अपील अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगा, उसका जायज़ा लेगा, क्या समाअत के लिए मुकर्रर भी होती है या नहीं होती। ट्रायल कोर्ट तो उसका फ़ैसला सुना चुकी है, और जिस तरह बता रहे थे भी कि ये 1 साल में मुकदमा जो है वो कंप्लीट हुआ, इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ। 23 सितंबर 2022 को ये वाक़या पेश आता है और उसके बाद 1 साल में इसका ट्रायल कंप्लीट होता है। उसके बाद सज़ाए मौत सुनाई जाती है जो मरकज़ी मुलज़िम है शाहनवाज़ अमीर को। तो अपील में अभी वो गए हैं, लेकिन अपील की उनकी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, और जब मुकर्रर होगी ट्रायल चलेगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको देखेगी, उसके बाद आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फरजाना बारी साहब आपकी तरफ आएंगे। फैसल शाही साहब ने जो बात रखी, बल्कि इन 2 केसेस ऐसे हैं या 2 से 3 केसेस जो इस्लामाबाद में आए हमारे सामने, जिसमें सिविल सोसाइटी और आपका और आपके दीगर दोस्तों का भी उसमें बड़ा अहम रोल था कि हर पेशी पे आप लोग पहुंच भी जाते थे। क्या लगता है कि इन केसेस जो मीडिया पर आते हैं, कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी भी खड़ी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे मर्डर दिन दिहाड़े होते हैं, खवातीन का कत्लेआम होता है, माइनॉरिटीज़ के कत्ल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब मामला मीडिया पे नहीं आता तो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी भी नजर नहीं आती। किस तरह रोल ग्राउंड पे दीगर इलाकों में आप लोग जो है अदा कर सकते हैं इन सारे केसेस में? फरजाना बारी साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल आपसे किया गया है, मेरे ख्याल से कोई करेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यही सवाल जो है अली हम आपके सामने रख देते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं जस्टिस डिले, इट्स मीन जस्टिस डिनाइड। हम बात करते हैं कि ये डिले हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। अब आप क्या समझते हैं कि जो चैलेंज किया गया है इसमें सिचुएशन किस हद तक जो है वो उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी? एक्चुअली जिस तरह इस केस को चैलेंज किया गया, और देखें चैलेंज फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट से उनके हक में होता है या खिलाफ होता है, दोनों सूरतों में अगर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगा। और आप देखेंगे कि आमतौर पर अगर कोई मुलजिम सुप्रीम कोर्ट से छूट भी जाता है तो उसको जेल में कैद हुए तकरीबन 15, 16, 17 साल गुजर चुके होते हैं। बल्कि हमने पास में कुछ ऐसा भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जाके उनको बरी किया और बाद में पता चला उनकी पहले डेथ हो चुकी है, यानी इतनी देर वो जेल में गुजार चुके थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिफॉर्म्स की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये अभी हाई कोर्ट जाएंगे साथ ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और ये 6 माह में बाहर आ जाएगा। कुछ भी ना हो, 10 से 12, 15 साल फिर भी लाजमी लग जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप आज के मेरे चूँकि रिकॉर्डेड आप देख लीजिएगा एक टाइम के बाद, ऐसे केसेस में जुडिशियल पॉलिसी इस टाइम ये है कि किसी किस्म की, मैं तो कहती हूँ तो रेप तो बहुत बड़ा एक जुर्म है ना, 377B, जिसमें बच्चों के साथ ये जो चीजें आप फरमा रहे हैं, जो चीजें हमारे सामने आती है, यानी ग्राउंड की जो रियलिटी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जहां हम मानते इस बात को, ये 2-3
केसेस ऐसे जो मिसाल के तौर पर सामने आए और जल्दी फैसला भी हो रिपोर्ट गया, हो अब गए। मामला आगे हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन चलो फरजाना बारी साहबा भी हमारे साथ हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। फरजाना बारी साहबा, अगर हम देखें सिविल सोसाइटी के हवाले से इस्लामाबाद में या लाहौर में बड़े शहरों में अगर केसेस आते हैं और मीडिया पे चलते हैं, आप लोग खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन दीगर इलाकों में इस किस्म के केसेस बेतहाशा है, बेपनाह है, तो उसमें सिविल सोसाइटी कैसे अपना रोल अदा कर सकती है? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो कुछ देही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में हो रहा है, जैसे आप देखें कोहिस्तान जैसे इलाके में पहले वो वीडियो केस में 8 लोगों का मर्डर हुआ, 4 लड़कियां भी शामिल थी। अभी फिर रिसेंटली दोबारा एक वाकया हुआ है। तो उसमें ये है कि देखें, सिविल सोसाइटी या NGOs भी तो तमाम जगहों पे, खासतौर पे देही इलाकों या दूर दराज इलाकों में काम नहीं कर रहे ना। आप ये देखें, NGOs वगैरह ज्यादातर शहरों में काम करती हैं, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है वो अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट एक्टिव हो, हमारे यूनियन काउंसिल्स में लोगों के नुमाइंदे हों और वो अपने गली मोहल्ले की सतह पे इस चीज का जो है वो उसको मॉनिटर करे कि अगर कोई उनके इलाके में इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, किसी छोटी बच्ची की शादी कर रहे हैं या सो कॉल ये जो हम तो इसको गैरत का कत्ल नहीं कहते, बगैरती के कत्ल में अगर कोई जिरगे बैठते हैं तो वो उनके ऊपर फौरी तौर पे वो स्टैंड ले सकते हैं, पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कोई लोकल लेवल के ऊपर कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम्स नहीं है, उसकी वजह से इस तरह की वायलेशंस होती हैं। और आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है और आवाज़ में शायद डिस्टोर्शन भी है, तो हम मुकम्मल तौर पर आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। पब्लिक को थोड़ा सा इस हवाले से प्रॉब्लम भी हो रहा होगा यकीनी तौर पर सुनने में। ज़रा इसको ठीक कीजिएगा, फिर दोबारा आपकी जानिब बातें। फैसल साही चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद है। फैसल, आप क्या समझते हैं कि एक केस जब हमारे सामने कल आया जिसमें इटली में पाकिस्तानी लड़की के कत्ल पर आपको पता है कि कैफर किरदार तक पहुँचाया गया है, उसके माँ बाप ही कातिल निकले। इन्वेस्टिगेशन सिनेरियोज में चूँकि आप ग्राउंड में फील्ड में मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लग जाता है? एक आम सा पुलिस का जो बंदा होता है वो जाता है और इन्वेस्टिगेट करता है, जो उसको मिलता है समझ आता है वो ले आता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में कहा गया कि उसको कत्ल किया गया है लेकिन उसके कपड़ों पे खून मौजूद नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीजें खराब हो जाती हैं अदालत के अंदर अंदर? सोहा, पाकिस्तानी अदालतों के निज़ाम को आप भी जानती हैं और जो पुलिस का निज़ाम है, ख़ासकर जो तफ्तीशी हैं वो किस तरह तफ्तीश करते हैं वो आप भी जानती हैं और सब जानते हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह चीज़ों को लटकाया जाता है, नूर मुकद्दम, और अगर हम ये सारा इनाम की बात करें तो ये कैपिटल में इस्लामाबाद में वहाँ पर ये वाक़यात पेश आए हैं जो इक़्तिदार के ईवान से चंद गज़ब के फ़ासले पर। एक F7 में वाक़या पेश आता है, एक चक शहजाद थाना है वहाँ पे वाक़या पेश आता है। तो इसलिए ये सामने बड़े केसेस सामने आए जो कैफरे किरदार तक पहुँचे। लेकिन इससे दर्जनों वाक़यात इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में हो रहे होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते और जो उनकी तफ्तीश क्या वो किसी अंजाम तक नहीं पहुँचते। ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के दूर तक एक वाक़या पेश आया और पुलिस जो है, तफ्तीशी जो है वो क्लेम करे कि उन्होंने बड़ी रिकॉर्ड मुद्दत में तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। शवाहिद तो सामने पड़े हुए थे। अब जैसे चक शहजाद का ये वाक़या जो पेश आया, सारा इनाम वाला, वो मुलजिम और मुजिब खुद मान रहा है कि उससे ये जो गुनाह सरजद हुआ, पहले उसने अपनी वालदा को बताया और फिर कमरे में छुप के बैठ गया। जैसे अपनी जो अहली है उसको बुलाता है बाहर से, उसके सर में जिम के डंपल मार के उसको कत्ल करता है, फिर वॉशरूम में उसकी लाश को छुपा देता है और कमरे में खुद छुप जाता है। ये सारी चीज़ें शायद हर चीज़ सामने थी। फैसल सही साहब, अगर हम नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करते हैं, आप इस सारी चीज को रिपोर्ट भी करते रहे, ग्राउंड पे आप मौजूद भी रहे, केस को फॉलो करते रहे। नूर मुकद्दम केस में जब हम तफ्तीशों की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, तो इस केस को भी काफी हद तक बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। शायद आपको याद है, आपने खबर भी दी थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि ये बड़े लेवल के बंदे होते हैं, अमीर बाप के बिगड़े हुए ये साहबजादे होते हैं और फिर पैसे का बेदरिए इस्तेमाल करते हैं, तफ्तीशी को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। थाना कल्चर हमारे सामने है। बिल्कुल इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है अब ये बहुत हाईलाइट हो चुका था। फिर सिविल सोसाइटी का रोल उसमें वो बहुत ज़्यादा था। चीज़ें वो छुप नहीं रही थी। फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे लेकर इस बात को चला जा रहा था, लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग की जा रही थी, तो ये केस छुपाना भी चाहते थे लेकिन छुप नहीं पाया, तो जिसकी वजह से फिर अदालत को भी थोड़ा सा क्विक प्रोसेस करना पड़ा और इंसाफ जो फौरी जो है क्लेम किया जा रहा है वो दिया गया। लेकिन मैं जैसा कि बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्या दर्जनों क्या हज़ारों ऐसे मुकदमात हैं जो अभी तक ट्रायल चल रहे होते हैं। बाप केस करता है और बेटा जो है फिर उसी को परस्यू कर रहा होता है। तो ये अदालती निज़ाम में कहीं ना कहीं कोताहियाँ खानदान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है अली, आप मुझे बताएं कि असर रसूख होने के बावजूद भी नूर मुकद्दम कत्ल केस में और सारा इनाम में वो दोनों वालिदैन हम हमेशा देखते हैं कि जब वो किसी भी टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो वो रो रहे होते हैं बाकायदा। अब ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, इस माशरे का अहम फ़र्द हैं पैसे के अतबार से, ताकत के अतबार से, लेकिन वो लोग आपके पास जो मौजूद है बहुत सारे केसेस जिनका कोई है ही नहीं आगे पीछे ना, जो PR में नहीं आते,
आप क्या समझते हैं उनका क्या अंजाम होता है और किस तरह से उनको तो बस लटकाया जाता होगा? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से मजलूम पहले तो जुल्म को बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो सिस्टम में जाके पिसता है ना, उसका वो जो जुल्म होता है वो पहले जुल्म से भी बड़ा होता है। और बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बेचारे जिनके साथ जुल्म हो जाता है और बाद में सिस्टम से डरते हुए आवाज़ नहीं उठाते कि हम सिस्टम में पिस जाएंगे। अब ये देखें कि जो बेचारा मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, वो अगर ये कैसे अफोर्ड कर सकता है कि वो अपना काम काज छोड़ के अपनी रोटी जहाँ उसने कमानी, सुबह काम करना है तो उसने कुछ कमाना है, वो छोड़ के अगर सारा दिन अदालतों में रहेगा तो कैसे पॉसिबल है कि वो बेचारा अपना सिस्टम। तो ये बहुत मुश्किल है, चीज़ों की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, खासतौर पर प्रोसिक्यूशन में रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है अच्छी खासी। और हमारी जो सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन में बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप देखें कि बदकिस्मती से इन्वेस्टिगेशन का हाल हमारे पाकिस्तान में बहुत बुरा है, बहुत बुरा, नो डाउट कि उसके बावजूद बहुत फरजाना साहिबा, जो अली भाई फरमा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे जो खासकर इन जैसे केसेस आते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद में भी परसों जिस तरह एक अफगानी ने मर्डर किया एक इंजीनियर का बच्चे के सामने, उसकी बीवी को, सिर्फ छोटा सा एक मसला था जिसमें उसको कत्ल किया, अभी तक उस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। कैसे इंसाफ दिलाया जा सकता है जल्द बदर? कैसे आप, सिविल सोसाइटी, मीडिया क्या अपना रोल निभा सकता है इस सारी सूरत हाल में? क्योंकि जो आपको पता है कि तफ्तीशी मामला है या अदालतों का मामला है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि ज्यादा सुसरवी का शिकार है। दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, ये अभी जो जिक्र आप कह रहे हैं कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं, उसमें भी अब देखें कितना टाइम गुजर गया है, लेकिन अभी तो सिर्फ लोअर कोर्ट में सजाएं हुई हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फिर साल ये फिर हाई कोर्ट में लगेंगे, फिर साल सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे, फिर ये अपीलें चली जाएंगी प्रेसिडेंट के पास। तो जाहिर है कि जो आम लोग हैं वो तो थक जाते हैं ना इस प्रोसेस के अंदर, और वो जो है वो फिर उनको वो गिव अप कर देते हैं सिस्टम के ऊपर। बाकी देखिए, जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि ये सिविल सोसाइटी में जो चीजें केसेस सामने आते हैं उस पर तो वो आवाज उठाते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी या एनजीओज ये हर इलाके में तो मौजूद नहीं है। खासतौर पे देही इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में तो एनजीओज भी नहीं है। वहां पे जब तक हमारे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम इफेक्टिव नहीं होंगे, उसमें लोगों की जो है वो शराकत नहीं होगी, और गली मोहल्ले की सतह के ऊपर, गांव गोठों की सतह के ऊपर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनका नोटिस लें, वो फिर उसमें रियासत को, पुलिस को इन्वॉल्व करें, और फिर इन लोगों को कम से कम वक्त में सख्त सजाएं मिले, तो शायद उससे जजा सजा के खौफ से इन चीजों में कोई कमी वाक़या हो। मगर हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि आवे का आवा बिगड़ चुका है, मतलब इंसाफ ठीक कह रही है फरजाना साहिबा, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस मौके पर हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि एक नया निज़ाम शुरू किया जाए। हाँ, अलबत्ता इस निज़ाम में जो हम जहाँ लैक कर रहे हैं, जहाँ डेफिशिएंसीज हैं, उसे कवर करने के लिए हम सबको अपना बखूबी किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आज के दिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई पूरे प्रोग्राम में ऐसा सेगमेंट हरमीत ज़रूर हो जिसमें हम भी याद करें, आपको भी याद करवाएं, और हमने किसको याद करना है ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जब बात करते हैं आज के दिन की, तो आपको पता है कि हमारा कौमी तराना, जिसको सुनते साथ ही जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा हम करते हैं, जो फ़ील हम लेते हैं, उसके खालिक हफीज़ जलंधरी जो है आज उनकी बरसी मनाई। बात बिल्कुल दुरुस्त है सुहा। अगर हम बात करें किरदारों की, बड़े बड़े किरदार हैं। अगर आज़ादी की बात करें, आज़ादी इस वतन की, जिस रियासत की, जब ये आज़ाद हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे किरदार जो खुल के या हमारे सामने नहीं आए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब उनकी सामने आई तो यकीन माने, अगर हम बात करें हफीज़ जलंधरी साहब के हवाले से, बड़ी सादा सी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और एक और चीज़, गुलाम कादिर बलग्रामी साहब जो थे वो उनके उस्ताद थे, और वो उनकी सलाह काफ़ी शायरी के हवाले से या दीगर अगर हम अफसाना निगारी के हवाले से करें तो कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी इसलाह भी उन्होंने की, और उनकी शागिर्दी में काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं जब कौमी तराना लिखने की बात आई तो नज़रें उन पर थी, और जो कौमी तराना उन्होंने लिखा, आज भी सुबह स्कूल के वक्त जब हम स्कूल जाते हैं असम्बली में, तो शुरुआत ही हमारे कौमी तराने से होती है। और यकीन
यकीन माने इस जबरदस्त अंदाज में उन्होंने ये कौमी तराना लिखा। जब आप खासकर पाकिस्तान से बाहर होते हैं और पाकिस्तानी तराना बजता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो रियासत, इस मट्टी के साथ जो वालियाना मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं जाग जाती है, यहाँ होती है। बिल्कुल, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने में और अगर कुछ क्लिप्स की हम बात करें तो बड़े अहम होते हैं, बड़े कीमती होते हैं। तो यकीनी तौर पर हम जो है उनको आज याद कर रहे हैं और उनकी खिदमत पर उनको तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और हम भी जब उनको याद करते हैं तो कोशिश करें कि जो उनका सबक है उसको अपनी ज़रूर जगह दें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। पूरे प्रोग्राम में हम कैसे भूल सकते हैं कि आपको आज का डोज भी देना था। थर्सडे है जनाब आज और वीकेंड शुरू होने ही वाला है। वी आर इन द मिड ऑफ द वीक। और हरमीत, इसके अलावा पता है छुट्टियां फिर से हो गई हैं। पहले तो गर्मियों की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं स्मोक का हमारा स्मार्ट लॉकडाउन ने बच्चों को छुट्टियां करा दी और अब छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, यानी दिसंबर की। तो बच्चे एक बार फिर से आ जाएं बिल्कुल टीवी स्क्रीन के सामने, क्योंकि डेली डोज वो खबरें जो इंटरेस्टिंगली आज के बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते हैं, कोई ना कोई वायरल कॉन्टेंट को देखते हैं, तो वो सारी खबरें जो कि हैवी डोज के तौर पर हम आपको देते हैं उसे कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज का पहला डोज आपको देते हैं। हमने एक बड़े नायाब से परिंदे की मुलाकात आपसे करानी है जो कि 29 साल बाद एक बार फिर से देखा गया है। अगर हम सिंध की बात करें, सिंध वाइल्ड लाइफ की, तो वहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने रिसर्च किया जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 1994 में एक दफ़ा इस परिंदे को पहले देखा गया था। बहुत ही नायाब है और सिंध की लंग झील जो है वहाँ पर हमने अब इस परिंदे को देखा है। बेहतरीन तैराक होता है, क्या खूबसूरती देखने में भी, देखें पिक्चर्स में भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से पिक्चर्स जो है वो जस्टिस तो खैर नहीं करती, लेकिन गोताखोरी में भी इससे माहिर कोई नहीं है। और ये जो है साफ़ पानी में चुके रहता है। और हरमीत, अगर हम सिंध की बात करें या यहाँ पर मौजूद झीलों की बात करें तो साफ़ और शफाफ पानी ना होने की वजह है कि ये परिंदा बहुत नायाब है, वरना ये भी यहाँ कसरत से पाया जाए। बट ऑल दो भाई कई साल बाद अभी परिंदा जब दोबारा से एक चीज़ जो हमने देखी है, एक तो हमने जब से ये चेंजेस आए, क्लाइमेट चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें, आबादी जिस तेज़ी से बढ़ी है, तो मुझे याद है कि हमारे इलाकों में बड़े खूबसूरत के नायाब किस्म के परिंदे हुआ करते थे। और यकीन माने कि वो रंग बिरंगी परिंदे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कलर, के मुख्तलिफ रंगों में उनके पर आपको नज़र आते थे और बड़े नायाब किस्म के। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चेंजेस के बाद परिंदे जो हैं वो भी अपना रुख बदल चुके हैं। अब ये वाला परिंदा यकीनन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सिंध की बात करें, सिंध में ऐसे बेपनाह इलाके हैं जहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरत झीलें भी नज़र आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे मौसम में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं हमें और फिर बदलाव जिस तेज़ी से आ रहा है, तो जो परिंदे हैं जो नायाब हो गए हैं, अब कई ये आम थे, अब ये ख़ास भी हो गए और नायाब भी हो गए। उसकी वजह ये है कि तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो आबादी और फिर जो क्लाइमेट चेंजेस, फिर हमारा जो माहौल है, जिस तरीके से हम इंसानों ने इतना नुकसान दिया, तो यही वजह है कि ये नायाब परिंदे अब यहाँ से नायाब होते चले जा रहे हैं और कहीं और जगह पे ये आम होते चले जा रहे हैं। और हरमीत देखिए, यही तो वजह है कि बहुत सारे परिंदे एक तो नायाब हो गए हैं और चरिंद परिंद के अलावा अगर जानवरों की बात की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये चीज़ें तमाम तर मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। पिक्चर्स वीडियोज़ की हद तक रह गया है कि तमाम तर बच्चों को हम दिखाते हैं कि इस तरह के एनिमल्स जो हैं और बर्ड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि इस तरह का माहौल नहीं है। अगर जंगलात की बात करें, कुदरती हयात की बात करें, तो ये माहौल उनको फराहम किया जाएगा तभी तो वो यहाँ पर ठिकाना जो है अपना बना पाएंगे। और इसी वजह से 29 साल बाद एक बार फिर से इस जब परिंदे को फौरी तौर पर लोगों ने देखा तो उनको खुशी हुई इस बात की कि अब जो है वो माहौल थोड़ा साजगार हो गया, इसीलिए अब इनकी मौजूदगी जो है वो अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। हमने आपको लाहौर और इस्लामाबाद से सीधा इस्तंबुल लेके जाना है, क्योंकि अतातुर्क एयरपोर्ट जो है वो अब कहा जा रहा है कि दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है। बिकॉज हरमीत, जब मैंने तुर्की का विजिट किया तो आपको पता है मुझे कोई 72 घंटों का ट्रांजिट करना पड़ा, तो वो आपको पता है मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि आप किसी होटल में हैं या आप किसी एयरपोर्ट साइट पे हैं, बिकॉज ड्यूटी फ्री वहाँ पे है, रेस्ट हाउसेज वहाँ पे हैं और तमाम ए से जी तक तमाम ब्रांड्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, बिजनेस क्लास के लिए अलग, इकोनॉमिक क्लास के लिए अलग। तो अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स की जो कि मुख्तलिफ सर्वेस करते हैं, तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया। उस सर्वे के मुताबिक लोगों ने कहा कि चूँकि एमिरेट्स की हम बात करते हैं, दुनिया में और बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना फैसिलिटेट करने के एतबार से, तो आपको पता है अतातुर्क एयरपोर्ट पर आप घूमते नहीं हो, हालांकि ये इतना ह्यूज और इतना बड़ा है, लेकिन उनकी इंडिकेशंस इतनी अच्छी
हैं, डायरेक्शन इतनी अच्छी है, उसको डिज़ाइन इतने अच्छे से किया गया है कि आप कहीं भी होंगे तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। मतलब बहुत भूल भुलैया नहीं है। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट को जो है वो अब दुनिया का बेस्टेस्ट और बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया बात गया आपकी है। दुरुस्त है सोहा। हमने 3 चीज़ों पे ज़्यादा बाहर दुनिया का फोकस देखा है, क्योंकि जाहिर बात है आप एयरपोर्ट उतरते हैं, कहीं ना कहीं आपको वक्त भी लगता है और एक और फ्लाइट भी लेनी होती है। अब वक्त भी गुजारना है, कहीं ना कहीं टाइम भी गुजारना है, और आपको पता है कि इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस किस्म के एयरपोर्ट्स पे जब आप उतरते हैं, कहीं ना कहीं आपको वाईफाई की सहूलियत, खाने पीने की सहूलियत, दीगर ऐसी सहूलियत जहाँ पर आप जाके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, 1 आध घंटे की नींद भी कर लेते हैं, यह सारी सहूलियत अगर आपको एक एयरपोर्ट में मिलती हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा लोग उस एयरपोर्ट पर जाकर उसको तरजीह भी देते हैं। और मेरे ख्याल में थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी खूबसूरत, इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं किसी वक्त वो भी 1 नंबर पे था। लेकिन अब आप टर्की गई हैं और टर्की में जिस तरीके से जो सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए नित नई कोशिश की जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी सहूलियात वो भी वहाँ के एयरपोर्ट में, जो लोग उससे ज़्यादा अब मुतासिर भी नज़र आते हैं और ज़्यादा उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ अगर वक्त गुजारना है तो यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजर सकता है। तो अगर आपने 10-12 घंटों का स्टे करना है तो आपको निकल के बाहर, या 24 घंटों का अगर स्टे भी है तो आप आराम से जो सुकून कर सकते हैं इस एयरपोर्ट पे। ना सिर्फ फैसिलिटेशन के अतबार से बल्कि हरमीत आपको पता है डिज़ाइन भी बहुत प्यारा किया गया है। और हम जैसे लोग आपको पता है जब ट्रैवल करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, अच्छी फ़ोटो कहाँ आएगी, अच्छी वीडियो कहाँ बनेगी। तो फोटोज़ के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यू कैन गेट ऑन दीज एयरपोर्ट्स, तो आप जाएँ और शूट वूट में। अच्छा, वैसे एक और चीज़ भी होती है सोहा, फोटो के साथ साथ जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो इमिग्रेशन का अमला होता है ना, बड़े खूबसूरत से नौजवान लड़कियां बड़े प्यार से बात करती हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पे आप उतरती हैं तो भाई साहब वो उनके आईब्रो ऐसी होती है, भाई साहब कहाँ से, तो मिठाई है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपकी सोच सब कुछ वो बदल भी लेती है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नज़र आती हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे। अब मैं लास्ट टाइम उतरा तो मुझे कहा गया भाई सरदार साहब कितों आया, मैं कहा जी सिंगापुर तो आया। कहना बस 1.5 कोई पौंड शोंड लेके आया। मैं कहा पौंड तथे नहीं मिल रहे, मैं पैसे लेके आया। तो ये सारी चीजें आपने देनी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ड्यूटी है भाई, ये फर्ज आप पे बनता है एयरपोर्ट आपका पता है एक वार्म वेलकम जो आपको एयरपोर्ट पे मिलता है ना, वो आपको उस कंट्री को डिपिक्ट कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पॉइंट बहुत मैटर करता है। खैर इसका हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगली खबर पे चलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगली खबर हमने आपको जो देनी है बेसिकली वो अमेरिकी एथलीट की देनी है जिसने न्यूक्लियर कूलिंग टावर से छलांग ही लगा दी है और ये वीडियो जी वायरल हो गई है। अब ऐसे एडवेंचरस लोग ऐसे एडवेंचर करते हैं कि उसको देख के हम तो हक्के बक्के रह जाए कि इसके आगे तो सिर्फ मौत है। कहते हैं डर के आगे जीत है, हम समझते नहीं इस डर के आगे सिर्फ मौत है क्योंकि ऐसे ऐसे काम आप कर जाते हैं और वो वीडियोस जो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती हैं, वायरल हो जाती है। अगर हम इस कूलिंग टावर की बात करें तो ये पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर इस्तेमाल किया जाता है और पावर प्लांट का एक बड़ा अहम जुज़्व होता है। वो इसलिए क्योंकि पावर प्लांट के अंदर की जितनी गर्मी होती है उसको बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करके अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसको कूल करता है। तो बाकायदा इसका एक फंक्शन है, काम है, लेकिन इट सीम्स टू बी लाइक ओके। लेकिन अगर आप वहाँ खड़े हो इसके एज पे, इमेजिन हरमीत, इसके एज पे आप खड़े हो तो क्या आपका हौसला पड़ेगा इसके अंदर छलांग लगाने का? नॉट एट ऑल। बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो खतरों के खिलाड़ी आपको हर जगह नजर आएंगे और खतरों के खिलाड़ी ये भूल जाते हैं कि भैया जिंदगी दाव पर लगानी है लेकिन जाना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि वाकई में बड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से छलांग लगाना, फिर इसको ट्राई करके आगे पीछे, तो वाकई में हमारे पास इस किस्म के विजुअल, इस किस्म की तस्वीरें आती हैं। ये तो ऐसा लगता है कि वो आपको याद है सर्कस लाहौर में जब लगता था मौत का कुआं, जिसमें मोटरसाइकिल वाला जो है घूमता फिरता था और कुछ जो है हमारे जो बहुत सारे लोग जो है तमाशों के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको वो वाला सीन भी याद आ जाता है। लेकिन बहरहाल हैं खतरों के खिलाड़ी, और थोड़े नहीं बल्कि बहुत हैं। बल्कि मैं समझती हूँ बहुत जिगरा चाहिए इस तरह के एडवेंचर करने के लिए। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर जो है मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई क्या डेयरिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई क्यों हमारा दिल यहीं बैठकर बंद कराओगे। बट ऑल दो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर, पता नहीं क्यों हमारी टीम इस तरह की खबरें प्रोग्राम में जो है वो शामिल करती हैं, वो इसलिए क्योंकि खबर मुझे लगा खाने की है लेकिन खबर कोई और है। चले जो भी है हम आपको खबर दे देते हैं। बरतानवी जो है एक तकरीब हो रही थी और आपको पता है इस तकरीब में बड़ी आप इस तरह इस नौयत की तकरीब होती है कि बड़ी खामोशी होती है और हर बंदा बड़ा सीरियस सा होता है और हर बंदा बड़ा फोकस्ड होता है, होशियार। तो वो जो है ना, अब इस तरह की माहौल में, इस तरह की तकरीब में एकदम अच्छी सी को रिंगटोन बज जाए
यहाँ पे अगर बजेगी तो वो कोई पाकिस्तानी मूवी भी हो सकती है, कोई इंडियन मूवी भी हो सकती है। अब वहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल की रिंग टोन जो है वो बजने लगी इस वीडियो में, मतलब इस तकरीब में। तो आपको पता है जो सारे फोकस थे बाकायदा तौर पर सिर्फ एक बंदे पे उनका फोकस था, वो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ के सुना रहा है। सब ने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा और देखा ये मिशन इम्पॉसिबल की रिंग टोन कहाँ से बज रही है। लेकिन हरमीत मज़ा पता है, क्लास हो, आपकी ऐसी कोई तकरीब हो, आपको याद होगा मेरी तो यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता था कि कोई रिंग टोन अगर बज जाती थी ना तो ओ माय गॉड पूरी क्लास ऐसे पीछे मुंह करके देखती थी कि ऐसा हो क्या रहा है। और मुझे लगता है कि वो ऐसी एक रिंग टोन जो है मैं तो रिंग टोन के इंतजार थोड़ी करता था, इस किस्म की खामोशी होती थी और मुलायजा आप खड़े हों और कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शरारत मैं कर ही देता था और फिर जारी बात है कि हंसाना ही होता था। अच्छा एक उम्र होती है, आपने लोगों को हंसाना होता है, आप खुद भी एक मस्खरे बनने की कोशिश करते हैं, सो उस उम्र में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन बहरहाल आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कितने सीरियस अंदाज में खड़े हैं और वैसे अगर मैं वहाँ पे रहा तो मुझे इतना सीरियस अंदाज देख के भी हंसी आ जानी। लेकिन बहरहाल रिंगटोन बजी और लोगों का ध्यान वो मैडम से कहीं ना कहीं आप कहीं और किसी चला तकरीब में हो, वहाँ पर आप कहका ना लगाएं और आप कहका ना लगवाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर आप बचपन से ऐसे हैं, वो यूनिवर्सिटी की कोई क्लास हो, स्कूल की क्लास हो या कोई तकरीब हो। लेकिन चले ऐसे लोग पार्टी की जो है ना हमेशा रौनक हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर तो बहुत रिक्वायर्ड खबर है, वो इसलिए क्योंकि अभी 1-2 मिनट पहले मेरी टीम मुझसे पूछी थी मिस आप स्लो जा रही हैं। जब आप नाश्ता नहीं कराएंगे तो फिर हम स्लो ही जाएंगे ना। ऊपर से आप ऐसी खबरें प्रोग्राम में शामिल कर देंगे जिसके देखकर हमारे देखने वाले और मैं और हरमीत दोनों नाश्ते के बगैर, हाँ जी, मैं और हरमीत दोनों सोचे कि ये पराठा चाहिए हमें प्लीज़। इस पराठे को बेलने वाला बेलना तो देखे पहले, में तो मैंने देखा ही नहीं था। जंबो साइज़ का ये पराठा है जिसको बनाने की वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। मतलब उतना ही तवा, उतना ही पराठा, उतना ही उसको पलटने के लिए चिमटा और उतना ही बेलना। वाह जी वाह, हर चीज़ ही जंबो है। लेकिन जनाब आप देखें तो सही कि जब ये बन जाएगा ना तो क्या कड़क कड़क बनेगा। और इसके ऊपर जो उसने मक्खन डाला, फिर उसने देसी घी लगाया होगा, पता नहीं कौन सा घी लगाया होगा। आपका लगता है नाश्ता कमाल का आपने किया नहीं है, इसलिए मतलब आप इतनी ज्यादा करीब से सारी चीजें जो है इसको एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन बहरहाल आपने देखी होगी अफगानी रोटी, अफगानी जो बनाते हैं, हाय रब्बा बड़े मजे की होती है और वो इससे ज्यादा साइज में बड़ी भी होती है। और मुझे याद है कि उन्होंने एक दफा बुलाया तो मैंने तकरीबन आधे से ज्यादा तो खाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आप नहीं खाएंगे, ये सारी खत्म करेंगे। मैंने कहा भैया माफी दे दो। सो ये बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि आप इसको देखें, भाई साहब का साइज अपना हाथ का बड़ा छोटा सा है, लेकिन तवा रोटी पराठा, लेकिन बहरहाल और फिर जैसे हरमीत उसने प्रेजेंट किया ना, कैसा भी बनना है, जैसे उसने प्रेजेंट किया वो तो देखिए उसने बकायदा उसकी स्लाइस करके अंदर सॉसेस चटनियाँ वटनियाँ रख के और उसके बाद उसने पिज्जा टाइप उसको पूरी कटिंग करके उसने दिया है। मुझे लगता है कि इस पराठे का अगर एक स्लाइस ही हम खा ले तो मेरे ख्याल से वो कोई 2 से 2.5 रोटियों के तो बराबर होगा। तो खैर ये जो है ये भारत से इनका ताल्लुक है और वहाँ पर पता है आपको खाने की जो रोड साइड की बहुत सारी वीडियोस होती हैं हरमीत, तो मुझे देखने में वैसी बड़ी पसंद है। तो वो जो रोड साइड का खाना है ना वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जनाब ये बन के प्रेजेंट करके वो जो है वो वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और अब हम भी ये डोज ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इंतज़ाम करते हैं और एक लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे लगता है हरमीत के नवंबर से ऑनवर्ड जनवरी फरवरी तक पाकिस्तान को दिसंबरिस्तान कहना चाहिए। वो इसलिए बिकॉज ऑफिशियली पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया से आते हैं सिर्फ शादियां मनाने के लिए। मैं मनाना वर्ड इसलिए यूज़ करी बिकॉज ये फेस्टिविटी हम पीक पे देखते हैं। तमाम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने शादियों पर जाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है, अच्छा अच्छा खाना खाना है। लेकिन जिस फैक्टर के बारे में शादियों में मैंने आज बात करनी है वो है रोटी खुल गई जे। क्योंकि ये जो एक लफ्ज़ है ना ये अच्छे खासे बंदे को कहीं का नहीं छोड़ता। वो इसलिए हरमीत कि आप खाने की अगर बात करते हैं तो कल मैं और मेरे अब्बा एक शादी में गए तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि शादी का खाना सबसे महंगा पड़ता है, हालांकि वो आपको सबसे सस्ता कर देता है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि वन सिटिंग में वहाँ जितना खाना पड़ा है वो सारा का सारा आपने एक ही सिटिंग में बैठकर खाना है। और चाहे आपने इतना खाना हो, लेकिन जो थाल भरती है और वो यहाँ तक जो लपेट होती है उसमें क्या क्या एक थाल के अंदर होता है वो आप सब कुछ आपके अंदर जा रहा है। आपने कश्मीरी चाय भी पीनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, आपने फिरनी भी खानी है, आपने गाजर का हलवा भी खाना है, आपने बड़ा छोटा हर किस्म का गोश्त खाना है। लेकिन खाने के बाद आप देखें कि जो आपका और उस थाल का हशर होता है, बस इसी पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। तो हरमीत ओवरऑल देखें तो चले अपने पैनल से पूछ लेते हैं, इस हवाले से हम अपने एक्सपीरियंसेस तो शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप शुरू में ये बताएं कि एक तो उस दिन हमारे घर खाना नहीं बनता,
वो इसलिए तमाम लोग कहते हैं कि नहीं आज शादी पे जाना है, और दूसरा जो है शादी पे जाकर हम क्यों नहीं इस चीज़ को समझते, क्या हमें लगता है खाना ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो ज़ाया करने वाला एक कॉन्सेप्ट है, जितना खाना नहीं उससे ज़्यादा डाल लेना, उससे कितना आपको रियलाइज़ करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम और नागुज़ीर मौजू पर मुझे लब कुशाई का आपने मौका दिया। सोहा और पब्लिक न्यूज़ की तमाम टीम का मैं अमीके कल्ब से ममनून मुतशक्किर हूँ। देखें जी, आज का जो टॉपिक है ये हमारी बेसिकली बुनियादी तौर पर इस्लामी अक़दार और इस्लामी तालीमात से अदम वाक़फ़ियत के बाइस है। दावतें, ज़ियाफ़तें, तक़रीबात हमारी एक इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तय्यबात और अच्छी चीज़ों पर मुसलमानों का जमा होना ये एक मुस्तहसन और मुस्तहब अमल है। किसी की दावत को कबूल करना ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर एक बुनियादी हक है। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा से ये रिवायत मरवी है कि आपने फरमाया कि सित्तुन लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम, 6 जो हुकूक हैं वो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं और वाजिब हैं, जिनमें से एक है दावत को कबूल करना। बुनियादी तौर पर आज जिस अभी हमने एक प्रोमो भी देखा और जो व्यूज़ थे लोगों के, और आपने भी जो है ना वो अपने इंट्रो में ये बयान फरमाया कि खाना खुल गया है और लोगों के जो एक धींगा मुश्ती का एक आलम होता है, वो बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बेसिकली इस्लामी तालीमात जो हैं, इस्लामी अक़दार जो हैं, उनसे हम कोसों दूर हो गए हुए हैं। इस्लाम ने जो खाने के जो आदाब बयान किए हैं, या हमारे नबी ने या जो कुरान ने जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं, हम कतअन उनके ऊपर अमल नहीं करते और उनसे दूर दूर तक हम सरफ़े नज़र और एराज़ करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़माना नबवी में दावतें और ये तकरीबात और ये ज़ियाफ़तें वगैरह नहीं होती थीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो हम वलीमा करते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि शर्रु ताआम ताआमुल वलीमा युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा व मन तरक दावता फ़क़द असल्लाह व रसूला। बुखारी की यह हदीस है। आका ने फरमाया कि बदतरीन जो खाना है वो उस वलीमा का खाना है जिसमें सिर्फ उमरा को बुलाया जाए और फुकरा और मसाकीन को जो है ना वो छोड़ दिया जाए, उनका भी हिस्सा मुख्तस करना चाहिए गुरबा का। कह रहे हैं आपकी इस बात को मैं अगर सेकंड करूं तो जो खाना बहुत डाल के बच जाता है ना, उसको हम समझते हैं कि वो हमें उनको देना चाहिए। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि ज़िया कितना ज़्यादा होता है। लेकिन अली, आपकी तरफ आती हूँ, जब खाना खुलता है ना तो इंसान भी खुल के सामने आ जाता है। तो ये हम अपनी तकरीबात में भी जो विजुअल्स हम दिखा रहे थे, क्या हमें ये लगता है खाना ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सोहा, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ ही नहीं करता कि खाना खुल गया है, उससे में ना लोग खुल जाते हैं। खाना तो वहीं रहता है, लोगों ने अपना आप जो है ना वो दिखाना होता है। लेकिन मैं सबसे पहले लाइव ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद भी ऐसे ही करता था। बल्कि हम तो जो मोहल्ले की शादियाँ होती थी जिसमें हमें नहीं भी बुलाया जाता था, हम दोस्त इकट्ठे होकर वहाँ जाके खाना शुरू कर देते थे। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन खाना खाया। एक दफ़ा मैं शादी पे गया तो वहाँ पे ना हर कोई ना लेफ़्ट राइट ना पूछ रहा होता है कि यार कब खाना खुल रहा है, क्या सिचुएशन है। अच्छा, मैं अब ये सारी बातें सुन रहा होता हूँ। अच्छा, एक 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गया। अब सबको भूख जो है ना वो लगती जा रही है। अच्छा, मैंने एक लम्हे वहाँ पे सोचा कि 2 रोटियाँ खानी है या 2-3 जो चिकन के जो पीसीज हैं वो खाएंगे या थोड़े देर चावल हैं। तो आज ऐसा करते हैं कि इस शादी से आज जाते हैं और घर जाते हैं और घर जाके खाना खा लेते हैं। मैं वहीं पे जैसे ही वहाँ पे खाना स्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ पे वॉकआउट किया और मैं घर गया और मैंने वहाँ पे दाल पकी हुई थी घर में, हालांकि मेरी फैमिली वहीं पे थी सारी। जब मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे इतना ज़्यादा लुत्फ़ आया, आज भी उस दाल का लुत्फ़ मेरी ज़ुबान पे मौजूद है। अच्छा, मैंने ये कैलकुलेशन कर ली सोहा कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे वो खाना उनको मिलता है। और मैं शबाश साहब का बहरहाल इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने 1 डिश का
एक पैगाम दिया और 10 बजे जो है ना उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया। ये उनके लिए उनको मैं डेफिनेटली खराज तहसीन पेश करता अच्छा हूँ। वैसे मीत मुश्किल हो जाता है ना आपका अपना हाथ रोकना शादी के खाने अली में भाई, एक खास और तौर चीज पे। आपने देखी होगी, शादी वैसे तो आपने जो बातें की कि बचपन जवानी में, नौजवानी में, अभी भी आप जवान हैं, नौजवानी में वैसे ख्वाहिश होती है ना भैया पड़ोस में शादी है तो खुशी जाल रहे। अच्छा, एक और चीज आपने देखा होगा ना कि चलो कुछ लोग तो भागे चले जाते हैं, कुछ ने प्लेट उठाई होती है, उसके ऊपर चिकन कोरमा, जलेबियां, गाजर का हलवा, Layers। वो दूसरों को भी कहते हैं अरे भैया आपने छका है, ये गुलाब जामुन बड़ा मीठा है, अभी तो बिरयानी खाई नहीं है, गुलाब जामुन कहाँ से मीठा है, भाई सब थोड़ा छकने दे। ये वाले सीन भी बहुत होते, ये क्या वजूहात? अच्छा हरमीत जी, इसमें ना दूसरे को भी कह रहे हैं ये भी खाओ, ये भी खाओ। इसमें हरमीत जी दो मसले हैं, एक इखलाकी मसला है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रॉब्लम है। जब आपने 300 लोगों को बुलाया एक शादी पे और 300 लोगों का खाना जब आप एक टाइम उसको आप स्टार्ट करते हैं तो जाहिर बात है उसमें एक भागम दौड़ जो है मच जाती है और लाइंस भी लग जाती हैं। अच्छा, मैंने ये आइडिया पहले भी बहुत जगह पे दे दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपके 300 लोग आए तभी आप खाने को स्टार्ट करें। जैसे ही 50-60 लोग आए आप खाना स्टार्ट कर that's the दें। point। जैसे जैसे लोग आते रहें वो खाना खाते लेते रहेंगे और वो बैठते रहेंगे। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन ये है, मैंने रिसेंटली मेरे दोस्त अभी बिलाल मुगल साहब उनकी शादी यस्टरडे मैंने अटेंड की है, अगर टेबलों पे अगर आपको सर्व कर दिया जाए तो भी इंसान को एक सुकून रहता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में ना जो उसकी जो नजर है ना वो बड़ी परात पे होती है, उसकी प्लेट में उसको चाहिए होता है कि वो मैक्सिमम खाना शुरू कर दे। फिर बच्चों की तरबियत इस तरह से हुई होती है कि माँ नाश्ता करवा देती है, बस वो कहती है जी अब लंच कोई नहीं है, आपने रात को जो है ना वो दबा के जो है ना वहां पे खाना खा के आना है। अच्छा इसमें एक और चीज़ जो विजुअल्स अभी हम दिखा रहे डॉक्टर थे। साहब की तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें ये जो मौरका है भाई, लड़ाई हमने लड़नी है, कमाल की लड़ाई, और अली भाई ने कहा कि प्लेट भर के ले आनी है भाई, ऐसे खाली नहीं आना है। अब बाहर जब हम होते हैं तो जब लाइनों में खड़े होते हैं अंग्रेज बड़ी शराफत से आप पहले का मामला, और बड़ी शराफत से बड़ी जबरदस्त तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में हम जाते हैं। लेकिन यही मामला जब पाकिस्तान में होता, भी यहाँ पे मैरिट में प्रोग्राम था तो वहां मैं भी गया और वहां पे सिफातकार भी थे, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे पाकिस्तानियों ने हल्ला बोला तो अंग्रेज हमसे ज्यादा आगे भागे। तो फिर उस अंग्रेज से गोरे से मैंने पूछा क्या मामला है, कहता है यार मुझे पता है कि हम नहीं भागेंगे तो आप लोग खाना ही खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उन पर भी असर यहाँ पे हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? उनको भी खराब कर दिया हमने। हरमीत साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आपका एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो इसमें असल में मैं ये कहूँगा कि अदम बर्दाश्त जो है ना वो हर एक दूसरे बंदे के अंदर जो है ना वो पाई जाती है, पेशेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखें, इसको मैं इसी आपके इस क्वेश्चन को मैं हदीस नबवी के साथ रिलेट करता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा इस हदीस के रावी हैं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत में थे, तो अभी मेरे ज़हन के अंदर ये हदीस है, तो एक बच्ची भागती हुई जो है ना वो खाने की जो है ना वो होगा या जहाँ पे खाना पड़ा होगा उसकी तरफ दौड़ी और खाने में हाथ डालने लगी। तो वहाँ पे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आपने उस बच्ची का हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती आया और उसने भी यही तर्ज अमल को इख्तियार किया और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दोनों को जब पकड़ा तो गोया तालीमात नबूवत ने हमें ये एक चीज़ सिखा दी कि भागम भाग में जो आप खाने की तरफ बढ़ते हैं ये इस्लामी और इंसानी अक़दार के मुनाफी चीज़ है, एक बात। और फिर जब आका इस्लाम ने दोनों के हाथ को पकड़ के आपने फरमाया कि तुम बड़े सुकून के साथ और अल्लाह का नाम लेकर खाने को स्टार्ट करो, और इससे क्या होता है खाने में बरकत होती है। फ़इन्नल बरकता तंज़िलु इलल अस्फल, हदीस के अल्फाज हैं कि बरकत जो है वो खाने के जो है ना वो नीचे वाली जगह होती है जो हम छोड़ देते हैं अक्सर। ठीक है, इतनी ज्यादा प्लेट हम जो है ना वो ऊपर एक टावर बना देते हैं और खाने का हम जिया करते हैं, ये अनएथिकल है, बीच में छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका एक और कॉन्सेप्ट ये भी है डॉक्टर साहब कि हम अज्यूम करते हैं कि खाना मुफ्त मिल रहा है। अब जिस तरह से लोग ले रहे हैं ना, इट सीम्स टू बी लाइक कि खाना मुफ्त मिल रहा है, लेकिन दरअसल अगर आप रियलाइज करें तो आपने इसके पैसे दिए होते हैं, चाहे सलामी के लिए हो। बहुत शानदार आपने बात की है। देखें ये वाज़े तौर पर हरमीत साहब और मिस सोहा, ये एक ज़िया का एक नाम है कि आप चीज़ को जो है ना वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि अपनी जेब से अगर आप पैसे लगाएं, घर में आप देखें कि आप कभी आप ऐसा नहीं करेंगे, और वैसे भी ये अनएथिकल है, ये इस्लामी और वैसे भी मुआशरती डॉक्टर साहब तो बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहे हैं कि अगर हम इस्लामी रिवायत से देखें या दीगर मज़ाहिब के हवाले से भी देखें, तमाम तर चीज़ें एक जैसी होती हैं।
लेकिन अली भाई, मुझे याद है पब्लिक न्यूज वालों ने मुझे कहा कि आपने रिपोर्टिंग पे जाना है, डल से मैं गया, मैं वहां पे जी। और वहां पे जैसे 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 चीजें लगती थी तो मैंने देखा एक शख्स जो सिर्फ इसी तैयार में क्या कैसे उसने हल्ला बोल रहा है, और मैं उसको टारगेट भी मेरा वही था, तो अचानक वो कोका कोला की बोतल लगती है और पूरी की नाक जो है उससे खून बहना शुरू, तो फिर मैं उसके पास गया, मैं क्या होना आराम आई तेनू। तो ये वाली जो सूरत इख्तियार हम करते हैं सर, अब क्यों नहीं सोचते कि कुछ भी हो सकता है, खाना नहीं मिलेगा, खून भी बह सकता है इसमें। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की ना कि इस्लाम में हमें ये तबलीग दी जाती है कि आपने अखलाकियात से और अपने तमीज़ से और आराम से खाना, मेरे ख्याल से तमाम मज़ाहिब में यही जो है वो तालीम दी जाती है। अगर मेरे तो ख्याल से मैं बाहर देखे हूँ जो लोग मज़हब को नहीं भी मानते, अगर उनकी तरबियत अच्छी तरीके से हुई है तो फिर भी वो भी एक अच्छा बिहेव करते हैं। मैंने हरमीत से भी ये देखा है कि आप ज़िंदगी में खा खा के रज ही नहीं सकते, सिर्फ अगर आप ज़िंदगी में अगर आप रजना चाहते हैं तो आप लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दें। जो लोग लोगों को खाना खिलाते हैं उन्हीं की जो आँख है उसमें उनके अंदर जो है वो एक सब्र व तहम्मुल पैदा होता है, इस तरह खा खा के इंसान के अंदर वो नहीं पैदा हो सकता। और एक और बात आप नोट करें, मैंने तो ये देखा कि आपने प्लेयर और मजे के लिए खाना होता है, और जब आप प्लेटें भर भर के उस स्पीड से भाग के खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप खा नहीं रहे, आप अपना पेट भर रहे हैं। और फिर जैसे सोहा ने जो जिक्र किया कि वो सलामी देनी होती है, वो हमारे माइंड में ये भी होता है कि 2000 रुपए दिया है, अब 5000 का खाना हमने खा के आना, बेशक उसका मजा आए ना आए, उसका प्लेयर। डॉक्टर साहब, अली भाई बड़े मजे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हमने देखी और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने तो बाकी इस्लाम के हवाले से काफी चीजें बहुत ज्यादा पढ़ी हैं, और हमारे यहाँ बाबा जी ने भी यही सिखाया कि बस जितना सादा हो, सादा खुराक कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी खुराक कर लेनी चाहिए। ये जो रिवायात हैं कि भैया जलेबी भी रखनी है, चिकन कुरमा है, चिकन बिरयानी है, मटन पुलाव, ये सारा कुछ जो रखना है, तो जाहिर बात है ना, मुंह में तो पानी आएगा, है मैंने तो खाना ही है, खाना है। तो सर ऐसे में क्या होना चाहिए? 2 डिश या 1 डिश अगर होती है तो आपको नहीं तो थोड़ा बहुत सब्र तहम्मुल आएगा कि जलेबी भी नहीं है, चलो इससे गुजारा ही चलाना है हमने। मैंने तो ये भी देखा है हरमीत सिंह जी कि लोग जलेबियां और जो स्वीट डिश है वो पहले खा लेते हैं, क्योंकि उनको ये खौफ होता है कि हमें पता नहीं बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये रवैया मैंने सिर्फ जो है ना, अगर आप सोचें ना मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में नहीं, मैंने अपर क्लास में भी यही देखा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको डिले बहुत करते हैं। जब डिले करते जाते हैं क्योंकि लोगों ने घरों से खाना खाया नहीं होता, तो वो भूख का लेवल इस हद तक होता है कि वो उससे फिर इंसान को फिर इंतजार नहीं होता। ये वाला पॉइंट आपका बहुत वैलिड है कि आप तकरीब में अगर 10 बजे खत्म होनी है शाम की तकरीब, तो आप 9 बजे खाना शुरू करेंगे। लोगों के माइंड में ये भी होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमने सब कुछ खाना है, तो वो स्पीड भी ज्यादा होती है, खाना भी ज़ाया होता है। लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर आप 8 साढ़े 8 बजे खाना शुरू कर दें, जो आ रहा है वो खा ले, और जो बाद में आ रहा है वो बाद में खा ले। बट ऑल्दो अगर हम डॉक्टर साहब इस चीज़ की तरफ इशारा करें, हमने एक सिटिंग में क्या खाना है इस हवाले से भी हमें पता होना चाहिए। अगर वहाँ पर कश्मीरी चाय तो हमने मिस नहीं करनी, लेकिन हमने खाने के साथ बोतल भी जरूर भी नहीं है, तो जो ठंडा गर्म मिक्स हो जाता है, इससे भी आपको पता है एतदाल रखना चाहिए आपको अपने खाने के दौरान। हाँ जी, बहुत शानदार आपका क्वेश्चन है। आपके इसी क्वेश्चन को मैं हदीस नबवी के साथ रिलेट करना चाहूँगा। अक़ैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम खाना खाओ ना तो पेट को 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। सुलसुन लित्ताम, 1/3 जो है वो आप खाने के लिए रख लें, व सुलसुन लिशराब, और जो 1/3 है, जो तीसरा हिस्सा है, तिहाई हिस्सा है, उसको आप पीने के लिए रख लें, व सुलसुन लित्तनफ्फुस, और तीसरा जो हिस्सा है, एक हिस्सा जो है 1/3 जो है वो आप सांस के लिए रख लें। देखें, बैलेंस्ड डाइट जो है वो हमारे नबी ने, और दीगर मज़ाहिब के अंदर भी इसका जो है ना वो चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन हम चूँकि एक इस्लामी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, तो हरमीत जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो है ना वो जनाब अंधाधुंध जो है वो जनाब एक माउंटेन टावर की तरह वो खड़ा करके प्लेट को या इतना कुछ डाल के सिर्फ वही चीजें जनाब पानी भी पीने की जसारत नहीं करते हैं। और ठीक है, चाहे बदहजमी हो जाए, बाद में हम जो है ना वो क्या नाम है, डॉक्टर के पास ही ना क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हमने वो अपनी हरकतों सकनात से बाज नहीं आना। इसके अंदर मैं अपना पहले भी टर्म के अंदर मैं एक जुमला बोल चुका हूँ कि अदम बर्दाश्त है, यानी कि या तो अब यहाँ पे आपके चैनल के तवस्सुत से मिस सोहा बोलना चाह रहा हूँ मैं कि या तो बंदा अपनी जिंदगी का वो सबसे पहला खाना खा रहा होता है,
और या वो जिंदगी का सबसे आखिरी खाना जो है ना समझ के खा रहा होता है। तो ये देखें एक कोई अली भाई आपकी तरफ आएंगे, डॉक्टर साहब बड़े मजे की गुफ्तगू कर रहे हैं। अली भाई सो ने बड़ा खूबसूरत सवाल भी किया और डॉक्टर साहब बड़े मजे का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीरी चाय भी पड़ी है, कहवा भी पड़ा है, लेकिन हमने ना कोका कोला या जो कोल्ड ड्रिंक होती है, नाम तो फिर पैसे नहीं दिए तो नाम बार बार नहीं ले सकता हूँ, नुमान साहब मुझ पे शक करेंगे। सर ये ढिकार हमने मारना है, ये ढिकार मारना है कि मैदा खुल गया और उसके बाद फिर हमने और मॉर्कर जो है एक और जंग लड़नी है, इसका कितना नुकसान होता है और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी कितनी डाउन होती है? आसपास जो आपने टाई लगाई है, बड़े सूटेड बूटेड आप आए और फिर अचानक आप का ये मामला नजर आता है। अच्छा हरमीत जी, यहाँ पे क्योंकि स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी गुफ्तगू सुन के हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी अपने कोई ना कोई ख्यालात आ रहे हैं कि वो भी क्या एक्ट करते रहे। मैंने पहले ही एतराफ़ कर लिया कि मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन मैंने सोचा, सर मैं बहुत शर्मीला हूं इस मामले में, मैंने सोचा कि हमने ज़िंदगी में प्लेयर और हैप्पीनेस के लिए खाना है, तो अगर हम इस तरह बेहंगम खाएंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा। पहली तो ये बात, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फिर एक बात का और मुझे पता चल गया कि पर हेड जो है ना वो पे होता है, तो इसका मतलब है आखिर तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपकी जो परातें हैं वो खाली हो जाएं। परातें आखिर तक भरी रहती हैं क्योंकि दे हैव टू सर्व ऑल दी गेस्ट, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं तो हमेशा से सर, जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो मैं तो कोई दोस्त जो किसी के साथ आया होता है वो मैं आधा रोटी नान पकड़ के उसी की प्लेट में थोड़ा सा खा के तो गुजारा कर रहे, तो मैं कहता हूँ अब ये लंबी लंबी लाइनों में लगना और वहाँ पे जाके लड़ाई करना और आगे से बड़ी मुश्किल से वो चीज़ हासिल करना, मुझे तो ये लगता कि बड़ा गैर इंसानी सा जो है ना वो एक एक्ट है कि ये क्या तरीका है कि आप लाइन में लगे हैं और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये तो एक आप इंसानियत की जो है ना वो आप क्या ये आप खाने के लिए अपने आप को किस हद तक गिराएंगे? आप तजलील कर रहे हैं, तजलील है ये, किस हद तक आप गिराएंगे इंसान को? पॉइंट बहुत वैलिड है इस लिहाज से भी कि मैंने कोई ऐसी तकरीब आज तक नहीं देखी जहाँ पर एंड तक खाना बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन शुरू में हमारा रिएक्शन सबका खाने को लेके टुवर्ड्स मील बिल्कुल सेम होता है। हमें लगता है कि सारी बोटियां हमारी प्लेट में होनी चाहिए और हमारे प्लेट में कुछ भी ऐसा जो कि आज की डिश में है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो ये अल्टीमेटली होता क्या है, सिर्फ हम खाने का ज़िया करते हैं। तो ये खाने का ज़िया जो हम कर रहे हैं उसमें एक एक जो आपका चावल का दाना है उसका भी हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से या ह्यूमैनिटी के एतबार से भी आप देखें तो आपको मेरे ख्याल से खाने का ज़िया नहीं करना चाहिए। इस्लाम में तमाम धर्म में यही सबक बार बार पढ़ाया जाता है कि खाने का ज़िया ना करें। उन लोगों के बारे में सोचें शादी के अलावा या शादी में भी जो बाहर इस खाने के मुंतज़िर है और बाहर इस खाने को कभी वो उनके नसीब में नहीं आया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, अच्छे डिस्कशन कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस अगली शादी में ज़रूर करेंगे और इसका बेस्टेस्ट टाइम आजकल है क्योंकि आजकल बहुत शादियाँ हो रही हैं। तो जिस शादी में भी जाएं हल्का सा प्यारा सा अच्छा सा खाना बनाएं, उसकी प्लेट को खूब एंजॉय करें। यकीन करें खाना खत्म नहीं होगा तो रोटी खुल जाएगी, तो आपने नहीं खुलना, कोशिश ये करनी है अपने आप क्लोज रखें। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, आज हमने किसी को कहना है हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लेकिन हम ये किसे कह रहे हैं आपको बता देते हैं। द क्वीन ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री और व्हेन इट कम्स टू लॉलीवुड, और अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो क्या ज़बरदस्त अपनी अदाकारी से हमेशा उन्होंने लोगों के दिल जीते। और रिसेंट उनकी मूवी, मतलब अगर हम मौला जट की बात करें तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, कराची से उनका ताल्लुक है लेकिन पंजाबी बोलने की भरपूर कोशिश उन्होंने की इस मूवी में, और माहिरा खान ने कहते हैं आज उनकी सालगिरह है। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से हम उन्हें कहते हैं हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज़िंदगी की मज़ीद बहारें भी देखें। तो ये 40 साल के करीब तो पहुंच गई हैं, 39 ईयर्स जो है वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन इस ज़िंदगी में अगर हम देखें माहिरा खान, जो अगर हम पाकिस्तानी मूवीज़ की बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, बड़ी मेहनत से इस खातून ने अपना नाम जो है बनाया, और कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस है और बहुत से ड्रामे इनके जब भी फिल्में आई, फिर इनकी फिल्म आई थी शाहरुख खान के साथ रईस, तो इसमें इन्होंने जो जो किरदार निभाया बड़े बखूबी निभाया। लेकिन एक और चीज़, एक तो कैमरे के सामने जो आप होते हैं ना, वो एक अलग दुनिया होती है, लेकिन कैमरे से हटकर जो आप होते हैं ये वाली पर्सनालिटी लोग देखना भी पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में मायरा जो है, अगर उनकी ये दोनों तरफ अगर आप देखें, चाहे वो कैमरे पे है या आउट ऑफ कैमरा है, तो यकीन उनकी शख्सियत बड़ी
कमाल की हैं, बाकमाल की वो शख्सियत हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, और बड़े मज़े की वो डिलीवरी हो, आपने उनकी कुछ शॉर्ट्स रईस में देखे होंगे शाहरुख खान के साथ, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म से डायलॉग की डिलीवरी करनी है, रोमांटिक सीन है या कोई गुस्से वाला या इमोशनल सीन है, तो हर चीज़ में वो फिट नज़र आती है। लेकिन बहरहाल उनका जन्मदिन है, और बात आपकी दुरुस्त है कि ज़िंदगी से एक नया साल जो है वो साल गिर जाता है, नए साल में आप दाखिल होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि साल तो गिरा लेकिन नया साल भी आपको देखने को मिला। लेकिन तो मेरे ख्याल में आज भी वो उसी तरह से बड़ी उनकी जो है ना पर्सनालिटी वैसी की वैसी। ये जो भी आप विजुअल्स देख रहे हैं ना, हम सफ़र के विजुअल्स हैं ये, और खिरत का क्या खूबसूरत किरदार उन्होंने इसमें अदा किया, और उसके बाद ही जो उनको अपनी ज़िंदगी में अरूज मिला, एक के बाद एक ड्रामा। और जिसका जिक्र आप कर रहे थे ना, शाहरुख खान के साथ काम करना इज़ समथिंग, ही इज़ अ किंग ऑफ बॉलीवुड। तो जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, वहाँ की सारी एक्ट्रेसेस जो हैं दे आर डाइंग टू कम ऑन स्क्रीन विद हिम और उसके साथ काम करना चाहती हैं। लेकिन मायरा खान को जब एक मौका मिला तो उन्होंने इस मौके को भरपूर जस्टिफाई किया। तो हमने देखा कि क्या ज़बरदस्त ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री थी, गाना बड़ा हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ। और फिर इनकी अपनी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो यकीनी तौर पर बहुत से अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे। एक बेटा भी है इनका, उसको बड़े अच्छे तरीके से साथ इन्होंने कैरी किया। अब रिसेंटली शी गॉट मैरिड अगेन, और ज़िंदगी को, रियल लाइफ को लेके बड़े सारे मैसेजेस इनकी लाइफ से मिलते हैं। लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं बहुत ज़्यादा इनसे कि यस, आपको ज़िंदगी में काम भी करना चाहिए, और कभी भी अपनी ज़िंदगी को जहाँ भी आपको लगे कि दोबारा से बेहतरी चाहिए, हम सफ़र चाहिए, और आपने ज़िंदगी को किस तरह से अपने प्रोफेशन के अतबार से और पर्सनल लाइफ बोथ पैरेलल किस तरह से आपने साथ लेके चल रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा पैगाम अपनी पर्सनालिटी के थ्रू हमेशा लोगों को इंस्पायर करके देती रहती हैं। सो जी, आज इनकी बर्थडे है। सो ये बात तो हरमीत बिल्कुल ठीक है, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, तो ये भी एक क्रेडिट की बात है। और ये क्रेडिट जो है यकीनी तौर पर मायरा खान को जाता है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जब भी उनका कोई ऐसा इवेंट होता है, उनको इन्वाइट किया जाता है। सो बेसिकली शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान ना, और शी इज़ प्राउड पाकिस्तानी। वो हर जगह इस बात को कोट भी करती हैं, तो यकीनी तौर पर वो एक ख़ुद भी प्राउड करती हैं इस चीज़ पर, हमारा भी वो प्राइड है, और इसी प्राइड की वजह से पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। उनकी हरमीत फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए सुहा, सबसे बड़ी बात यही है, आपने जो बात की कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के दरवाजे जो हैं, इसमें कोई शक नहीं, माजी में बहुत सारे अदाकाराएँ जो हैं उनको थोड़ी बहुत एंट्री मिली, लेकिन एक बहुत बड़े अदाकार के साथ आप उनके मद्दे मुकाबिल एक्ट्रेस की सूरत में आते हैं, तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। क्योंकि हर एक्ट्रेस की, हर हीरोइन की ख्वाहिश होती है कि वो रणबीर सिंह के साथ या इस तरह के लोगों के साथ काम करे। तो रणबीर कपूर के साथ भी इनके कुछ काम थे, अब हरमीत सिंह की तरफ भी आना चाह रही है, तो अब देखते हैं कि हम भी कुछ प्रोजेक्ट में एक साथ आने की कोशिश है हमारी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर शाहरुख खान के हवाले से हमने बात की है, तो शाहरुख खान के साथ फिर बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री को उसी तरह पोर्ट्रे करना, हमने इनके कैनेडा में बड़े बड़े इवेंट देखे हैं, हमने यूके में देखे हैं, अमेरिका में देखे हैं, और जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से, और फिर अपने आप को जिस तरीके से कैरी किया है, यकीन माने कि अभी तक मुझे नहीं मालूम था, जब ये मंजराम पर दोबारा ही उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो इनके फैन, खासकर मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद। लेकिन आज भी अगर हम देखें, फिल्म, ड्रामा, हर तरफ वो छाई हैं, चाहे बड़े बड़े शोज हों, फैशन शोज हों, उसमें भी हमें मायरा खान जो है वो नजर आती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आलमी सतह पर इंडस्ट्री को लेके जाना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे क्रेडिट्स जो आपने गिनवाए हैं ना, वो उनकी लाइफ का खासा है। तो हम जो है वो नेक तमन्नाओं का, ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आप जियो हज़ारों साल और खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, इस तरह से पाकिस्तान के लिए काम करती रहें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हमने कल की एक अहम खबर के हवाले से आपसे बात करनी है। कल जो है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर एक धमाका हुआ, और इस पर जो 2 पुलिस एहलकार है वो ज़ख्मी हुए हैं। हमारी गुड मॉर्निंग पब्लिक की जो टीम है, उन्होंने उनसे रब्ता किया, उनको शो में आने की दावत दी। अपनी मसरूफियात की बिना पर वो आ तो नहीं सके शो में, लेकिन ऑल दो कि उन्होंने करेक्ट किया है। पहले कहा जाता कि ये क्रैकर हमला है, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को करेक्ट किया है कि ग्रेनेड हमला जो है वो किया गया, जिसके नतीजे में उनके जो वर्कर्स जो गैरेज में खड़े थे, काम कर रहे थे, सिक्योरिटी एहलकार जो कि सिक्योरिटी पर मामूर थे, और इसके अलावा मुलाजमीन जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। रात गए जो है, आपको पता ही, ये जब मामला सामने आया तो फौरी तौर पर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स जो है उन्होंने कवर किया, और साबिक चीफ जस्टिस जो है वो, उनका कहना है कि घर में ऑब्वियसली जो मुलाजमीन मौजूद थे, एकदम से जब ये घर पर गैरेज पर हमला हुआ तो खौफ व हरास फैल गया, और इलाके में भी ख़ास तौर पे, क्योंकि हमला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन चूँकि घर में मौजूद जो खिड़कियां हैं उनके शीशे भी टूट गए, इर्द गिर्द के मकान जो हमसाया लोग हैं वो भी बाहर आ गए उस वक्त मौके पर। तो यकीनी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन हरमीत होनी चाहिए, और भरपूर अंदाज में होनी चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि अब घर पर हमला कर रहे हैं, और घर पर भी अगर ऐसी शख्सियात महफूज नहीं है तो ये हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए एक लम्हा फिक्री है।
बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या आपने देखा कि कल दो वाक़यात हुए हैं। एक तो फिर जब उसकी के हवाले से उसका जो ड्रॉप सीन हुआ तो फिर बाद में पता चला नए कोर्ट के जो जज साहब हैं बशीर साहब, उनके हवाले से खबर चली कि उनके काफ़िले पर हमला हुआ है, लेकिन बाद में जब हमने तहकीकात की तो उसका पता ये चला कि कहीं और फायरिंग हो रही थी, वहाँ से उनका काफ़िला गुजरा था। लेकिन जब ये खबर आई तो वाकई में कहीं ना कहीं आप लाहौर के शहर में, फिर एक ऐसे शहर में और फिर एक शख्सियत जो एक बहुत बड़े मनसब पर बैठे वो रहे और काफ़ी अपना काम उन्होंने निभाया। बेशक वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी उनके हवाले से थी, लेकिन इस किस्म की चीज़ का सामने आना, सिक्योरिटी का भी होना और फिर अगर धमाका होता है तो मेरे ख्याल में बहुत से सवाल भी जन्म लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और शुक्र अल्लाह का ये है कि वो खैरियत व आफियत से और उनकी फैमिली भी जो है इस हमले में महफूज रही है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी वगैरह दीगर जो तहकीकात हैं वो भी इस पर हो रही हैं। और अमीता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अहले खाना जो है वो इस हमले में महफूज रहे हैं और आईजी पंजाब ने जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर्स जो हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली है। होपफुली कि जल्दी जो है वो सामने आ जाएगा कि हमला वो है किसकी जानिब से किया गया है। और अगर हमारे इस तरह की पर्सनालिटीज़ गैर महफूज है मुल्क में तो ये हमारे इदारों को इस हवाले से सोचना भी चाहिए और खातिर खा इक़दाम भी करने चाहिए। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।